नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विजय रथ हिंदी एकेडमी पर। कल की क्लास में हम देख रहे थे रस निष्पत्ति को और उसके व्याख्याकार के बारे में। चार आचार्यों के बारे में हमने चर्चा की थी। भट्ट लोल्लट थे, आचार्य शंकुक थे, भट्टनायक और अभिनवगुप्त थे। और चार दर्शन की भी हमने चर्चा की थी, मीमांसा, न्याय, सांख्य और शैव दर्शन। बाकी इन चारों के बारे में जो भी चीजें थी वो लगभग एक डायग्राम के माध्यम से हम देख चुके हैं। तो अंततः रस का जो ये लास्ट चल रहा है उसमें ये देखना है इन चारों व्याख्याकारों के बारे में, और इसी के साथ रस की करनी है समाप्ति। तो आज हम अपने पहले व्याख्याकार के बारे में देखेंगे कि इन्होंने भरत मुनि के रस सूत्र को किस प्रकार से व्याख्यायित किया है। तो आइए बढ़ते हैं आज के अपने पहले आचार्य की तरफ, और सबसे प्रथम आचार्य हैं हमारे भट्ट लोल्लट। तो भट्ट लोल्लट के बारे में हम देखेंगे क्या कहते हैं, इनका क्या मानना है, इन्होंने निष्पत्ति का अर्थ किससे लगाया है। तो सीधी सी बात है, इनके सिद्धांत का नाम था उत्पत्तिवाद, और इन्होंने जो है निष्पत्ति का अर्थ जो लगाया वो उत्पत्ति से ही लगाया है। इसी कारण इनके ना जो सिद्धांत का नाम रखा गया वो उत्पत्तिवाद रखा गया, इसी से इनका नाम पड़ा। आगे क्या है, भट्ट लोल्लट ने निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति से लगाया है, जिसके कारण इनके सिद्धांत का नाम उत्पत्तिवाद पड़ा है। और भट्ट लोल्लट ने संयोग की 3 स्थितियों का उल्लेख किया है। इसकी संयोग की कितनी स्थितियों का उल्लेख किया है? 3 स्थितियों का। ये 3 स्थितियां कौन थी, इसकी चर्चा भी हम जो अपने डायग्राम पे कर चुके हैं, है ना। उत्पाद्य उत्पादक संबंध, गम्य गमक संबंध और पोषक संबंध, ये 3 संयोग की चर्चा इन्होंने की थी। अच्छा, ये 3 संयोग बनते कब हैं? जब अस्थाई भाव और विभाव में आपसी संबंध दिखाई दे, तब वहां उत्पाद्य और उत्पादक संबंध होता है। उत्पादक यानी उत्पादन करने वाला, उत्पाद्य जिसका उत्पादन किया जाए। जब अनुभाव अस्थाई भाव के साथ गमन करने लगे, किसके साथ? जब अस्थाई भाव के साथ अनुभाव जुड़ जाता है तब जो है गम्य और गमक संबंध हो जाता है। और साथ साथ जब हमारा संचारी भाव अस्थाई भाव के साथ जुड़ता है तब वहां पे पोष्य और पोषक संबंध हो जाता है। ठीक, तो ये सारी चीजें हम कल के डायग्राम में भी देख चुके हैं और आज थोड़ा सा हम विस्तृत रूप में देखेंगे इन सबको, और इसी के साथ हम बढ़ेंगे आगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इनके सिद्धांत का नाम उत्पत्तिवाद पड़ा, इसकी परिभाषा हम नोट करेंगे। इतना उम्मीद करता हूँ कि आप नोट कर चुके होंगे। आगे आप नोट करेंगे एक परिभाषा। अच्छा, एक चीज और, इनके जो सिद्धांत का नाम रखा गया वो उत्पत्तिवाद, साथ साथ उपचितिवाद, और उसके साथ साथ आरोपवाद भी कहा गया इनके सिद्धांत को। आरोपवाद का अर्थ क्या है? आरोपवाद ये है कि मतलब ये इनकी परिभाषा तो नहीं है, मानना है विद्वानों का कि सहृदय जब अभिनेता पर, सहृदय मतलब कौन? जो हमारे दर्शक वगैरह हैं वो लोग, जब अभिनेता पर वास्तविक राम को आरोपित करके मूल रस की प्राप्ति करते हैं, जो सहृदय है वो जब हमारे अभिनेता पर वास्तविक राम को अनुभूत कर लेता है और उसके बाद जब उसको रस की प्राप्ति होती है तो उसे ही कहा आरोपवाद। आरोप शब्द का जन्म मूलतः मानते हैं ऐसा कि हो सकता है यहीं से हुआ होगा, कि जो है दर्शक हैं वो क्या करते हैं, मूल राम की छवि को अभिनेता पर या हमारे जो नट हैं उन पर आरोपित कर लेते हैं, उसके बाद जो है उस स्थिति को समझते हैं और उससे रस की प्राप्ति करते हैं। इस प्रकार इनका आरोपवाद की जो है परिभाषा दी गई है। मूलतः हम देखेंगे इनकी परिभाषा उत्पत्तिवाद के संबंध में। परिभाषा आप नोट करेंगे। अस्थाई भाव, स्थाई भाव, अनुपचित, अनुपचित, अनुपचित का अर्थ क्या है? अपरिपक्व। अपरिपक्व पहले हम नोट कर लेते हैं फिर आपको बताते हैं। होता है किंतु, अस्थाई भाव अनुपचित होता है मतलब अपरिपक्व होता है, किंतु
वह विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से, किंतु वह विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से उपचित हो जाता है। उपचित का अर्थ क्या हो जाएगा? परिपक्व। ब्रैकेट में आप नोट कर लेंगे, परिपक्व। उपचित हो जाता है। उपचितावस्था को प्राप्त अस्थायी भाव, उपचितावस्था को प्राप्त स्थायी भाव। उपचितावस्था मतलब परिपक्वता। परिपक्वता को आप लिख सकते हैं, या उपचितावस्था को प्राप्त अस्थायी भाव ही रस कहलाता है। अस्थायी भाव ही क्या होता है? रस कहलाता है। क्या कह रहे हैं ये? अस्थायी भाव जो होता है वो क्या होता है? अपरिपक्व होता है, लेकिन जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये तीनों, इन तीनों का जब संयोग होता है, ये तीनों जब अस्थायी भाव के साथ मिलते हैं, तब वो एक परिपक्वता की अवस्था को प्राप्त करता है। और जब हमारा अस्थायी भाव परिपक्वता की अवस्था को प्राप्त हो जाता है, तो वहीं से क्या कहते हैं? उसी को हम रस कहते हैं। परिपक्वता को प्राप्त अस्थायी भाव ही क्या है? रस कहलाता है। अच्छा, भट्ट लोलट के अनुसार, या लिखेंगे आप यहीं से चेंज करके, इन्होंने इन्होंने मतलब किसने? भट्ट लोलट ने। या लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, भट्ट लोलट के अनुसार इन्होंने रस की अवस्थिति, रस की अवस्थिति मूलतः अनुकार्य, मूलतः किसमें माना है? अनुकार्य। अनुकार्य मतलब जिसका अनुकरण किया जा रहा हो। मूलतः अनुकार्य। अनुकार्य कौन होता है? वास्तविक जो राम होते हैं हमारे, जो रियल वाले थे, है ना, कोई ऐतिहासिक या पौराणिक पात्र। खैर, अब बार बार उसे हम रिपीट नहीं करेंगे। इन्होंने रस की अवस्थित मूलतः अनुकार्य में मानी है। किंतु मूल तो हमें जो जानना था वो यही था। इन्होंने रस की अवस्थित मूलतः अनुकार्य में मानी है, किंतु दर्शक अभिनेता को वास्तविक राम समझकर, अभिनेता को, वैसे वास्तविक राम की जगह तो अनुकार्य लिखना चाहिए मुझे, अनुकार्य समझकर, अनुकार्य समझकर, या अनुकार्य न समझ में आए तो वास्तविक राम लिख देंगे। किंतु दर्शक अभिनेता को वास्तविक राम समझकर या अनुकार्य समझकर अभिनेता में ही, अभिनेता में ही, अभिनेता में ही रस का आरोप कर लेता है, रस का आरोप कर लेता है। इसको हम देखते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। रस की स्थिति इन्होंने किसमें मानी है? अनुकार्य में मानी है। और इन्होंने क्या कहा कि जो दर्शक होते हैं
वो अभिनेता को क्या समझ लेते हैं, अनुकार्य समझ लेते हैं, यानी वास्तविक राम समझ लेते हैं और अभिनेता में ही रस का आरोप कर लेते हैं। जैसे अगर अभी अभी हम देखें तो एक मूवी रिलीज हुई धुरंधर। लीड रोल में कौन था, मेन रोल में हमारे जो अभिनेता हैं रणवीर सिंह। किसका रोल कर रहे हैं, मेजर मोहित शर्मा का। ये माना गया, ठीक, कि उन्हीं पे आधारित मूवी बनी है। बट वो अलग की बातें हैं कि वो बाद में जो है उसका खंडन होता है कि नहीं, उन पे आधारित नहीं है, ये हमारे देश के जाबाज के ऊपर है, वो तो अलग मैटर हो गया। बट अगर देखा जाए, मान लीजिए कि वो मेजर मोहित शर्मा का रोल कर रहे हैं, तो हम लोग जब मूवी देखने जाते हैं तो हम मेजर मोहित शर्मा की कल्पना किस में करते हैं, उसी अभिनेता में, रणवीर सिंह में। रणवीर सिंह में हम क्या देखते हैं कि मेजर मोहित शर्मा की छवि हमें दिखाई पड़ती है कि ऐसा ऐसा इनके साथ घटित हुआ रहा होगा मेजर मोहित शर्मा के साथ। मुझे लगता है कि रियल मेजर मोहित शर्मा ऐसे ही रहे होंगे, बट नहीं। और हम क्या करते हैं, उनकी वास्तविकता को अनुभव करके सुख और दुख जैसी अनुभूतियां प्राप्त करते हैं। सेम वही चीज ये कह रहे हैं कि जब हम रस की स्थिति किसमें होती है, मूल अनुकारी में होती है। मतलब इनका मानना है कि जो रस होता है वो मूलतः वास्तविक मेजर मोहित शर्मा में रहता है। लेकिन जो दर्शक होते हैं या जो दर्शक हैं वो क्या कर रहे हैं, हमारे अभिनेता रणवीर सिंह को मेजर मोहित शर्मा मानकर उसी में रस का आरोप कर ले रहे हैं, उन्हीं में वास्तविक अनुभूति स्वीकार कर ले रहे हैं। तो रस का आरोप किसमें कर लेना, जब रस किसी दूसरे मतलब किसी अन्य के रस को किसी और पे आरोपित कर दिया जाए, आरोपित मतलब उन्हीं में ढाल दिया जाए, तो वही है। इन्होंने रस की स्थिति मूलतः अनुकारी में मानी है, लेकिन अभिनेता को अनुकारी समझकर अभिनेता पे ही रस का आरोप कर लेता है। आगे लिखेंगे आप नोट, खैर देखेंगे हम अगले पेज पे। लिखेंगे आप एक नोट, लोलट का सिद्धांत कला में वस्तु के महत्व की स्थापना करता है। मूलतः तो हमें इतना ही लिखना था कि इनका सिद्धांत जो है कला में वस्तु के महत्व की स्थापना करता है। बाकी ये है कि पूरा नोट कीजिएगा। नोट नंबर 1, भट्ट लोलट का सिद्धांत, भट्ट लोलट का सिद्धांत क्या करता है, कला में वस्तु के महत्व की स्थापना करता है। ये आप सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिख लेंगे, कला में वस्तु के महत्व की स्थापना को स्थापना को या कला में वस्तु के महत्व की स्थापना करता है, की स्थापना करता है, कला में वस्तु के महत्व, इतना आप रखेंगे सिंगल इन्वर्टेड कामा में। अगला देखेंगे हम, अभिनेता रस की घोषणा कर, अभिनेता गौण रूप में ही सही, मुख्य रूप में नहीं, गौण रूप में ही सही, गौण रूप में ही सही, लेकिन रस की घोषणा कर, रस की घोषणा कर नाट्य कला के विकास को एक नई दिशा देता है, नाट्य कला के विकास को एक नई दिशा देता है, एक नई दिशा देता है।
अगर पूछ ले कि अभिनेता गौण रूप में ही सही लेकिन रस की घोषणा कर नाट्यकला के विकास को एक नई दिशा देता है, किसने कहा है? या कला में वस्तु के महत्व की स्थापना किसने की? कला में वस्तु के महत्व की स्थापना, यहाँ बंद करेंगे इसको। नंबर 3, आगे हम देखेंगे तीसरा क्या है। इन्होंने तद्रूपता अनुसंधान शब्द का प्रयोग किया। लोल्लट ने, लोल्लट मतलब भट्ट लोल्लट, लोल्लट ने किस शब्द का प्रयोग किया है? क्वेश्चन पूछा जा चुका है यहाँ से। तद्रूपता अनुसंधान, तद्रूपतानुसंधान शब्द का प्रयोग किया है, शब्द का प्रयोग किया है, प्रयोग किया है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है तद्रूपतानुसंधान शब्द के प्रयोगकर्ता कौन थे? और लोल्लट, शंकुक नायक, अभिनवगुप्त, ये चारों ऑप्शन में थे। एक और देखेंगे लास्ट नोट, शंकुक ने या आचार्य शंकुक, आचार्य शंकुक, शंकुक का क्या था सिद्धांत? अनुमितिवाद था, अनुमान को लेकर चल रहे थे। आचार्य शंकुक ने न्याय दर्शन के आधार पर, दर्शन क्या था इनका? न्याय दर्शन, न्याय दर्शन के आधार पर, न्याय दर्शन के आधार पर लोल्लट के मतों का खंडन किया। लोल्लट के मतों का खंडन किया। ये देखेंगे हम शंकुक के क्या मत रहे हैं और इसी के साथ भट्ट लोल्लट को करेंगे समाप्त। तो भट्ट लोल्लट का जो सिद्धांत है वो कला में वस्तु के महत्व की स्थापना करता है। अभिनेता गौण रूप में ही सही, मुख्य रूप में भले ही नहीं करता है, लेकिन रस की घोषणा करके क्या करता है? नाट्य कला के विकास को एक नई दिशा देता है। और लोल्लट ने किस शब्द का प्रयोग किया? ये आप याद रखेंगे, तद्रूपता अनुसंधान शब्द का प्रयोग किया है। आचार्य शंकुक क्या करते हैं? अपने न्याय दर्शन के आधार पर इनके मत का खंडन करते हैं। तो देखेंगे उन्होंने इनका क्या मानना है आचार्य शंकुक का, वो देखेंगे हम अगले पेज पर। उम्मीद करते हैं कि ये आप लिख चुके होंगे। लोल्लट के संबंध में आचार्य शंकुक के मत, ये आपकी हेडिंग रहेगी। लोल्लट के संबंध में आचार्य शंकुक के मत, आचार्य शंकुक के मत। आचार्य शंकुक को हम डिटेल से देखेंगे भी, बट यहाँ बस इतना ही कि भट्ट लोल्लट के सिद्धांत के बारे में किस मत के आधार पर इन्होंने खंडन किया। नंबर 1, अस्थाई भाव एवं विभाव में शंकुक का कहना है स्थाई भाव एवं विभाव में स्थाई भाव एवं विभाव में उत्पाद्य उत्पादक, उत्पाद्य उत्पादक या कारण कार्य, वही चीज संबंध नहीं हो सकता। संबंध नहीं हो सकता। भट्ट लोल्लट ने क्या माना था? अस्थाई भाव और विभाव में उत्पाद्य उत्पादक संबंध माना था। शंकुक का मानना है कि स्थाई भाव और विभाव में उत्पाद्य उत्पादक संबंध
हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, ये हम देखेंगे। जैसे व्याख्या भी करते हैं आचार्य शंकु इसकी कि क्यों नहीं हो सकता। घड़ा और कुम्हार में, घड़ा और कुम्हार, घड़ा और कुम्हार, क्वेश्चन यहाँ से भी आ चुका है कि घड़ा और कुम्हार का प्रयोग किसने किया है, या घड़ा और कुम्हार को उदाहरण के रूप में किसने प्रदर्शित किया है। आगे आप देखेंगे जो है एक और जो है वो क्या कहते हैं, चित्र मीमांसा के बारे में। घड़ा और कुम्हार में, घड़ा उत्पाद्य है, देखिए किस प्रकार से खंडित कर रहे हैं। घड़ा उत्पाद्य है यानी जिसका उत्पादन किया जाता है ना। घड़ा और कुम्हार में, घड़ा उत्पाद्य है और कुम्हार उत्पादक है, और कुम्हार क्या है, उत्पादक है यानी इसका उत्पादन करने वाला। घड़ा उत्पाद्य है और कुम्हार उत्पादक है। कुम्हार के अंत के बाद भी, आगे लिखेंगे आप, कुम्हार के अंत के बाद भी, कुम्हार के अंत के बाद भी घड़ा नष्ट नहीं होता, घड़ा नष्ट नहीं होता। ये शंकु कह रहे हैं कि कुम्हार की मृत्यु तो हो जाती है बट घड़ा उसके बाद भी नष्ट नहीं होता, वो वर्तमान रहता है। परंतु काव्य में, परंतु काव्य में विभाव आदि के अंत होते ही, विभाव आदि, विभाव आदि के अंत होते ही रस का भी अंत हो जाता है, रस का भी अंत हो जाता है। ठीक, इस प्रकार से इन्होंने खंडित किया। क्या मानना है इनका कि अस्थायी भाव और विभाव में उत्पाद उत्पादक संबंध नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, कि जैसे घड़ा और कुम्हार, घड़ा क्या है, उत्पाद्य है, कुम्हार क्या है, उत्पादक है। इनका मानना है कि जब जो है कुम्हार की मृत्यु हो जाती है, कुम्हार का अंत हो जाता है, फिर भी जो है घड़ा नष्ट नहीं होता, यानी घड़ा घड़ा तब भी घड़े का अंत नहीं होता। लेकिन काव्य में विभाव आदि के अंत होते ही, काव्य में क्या है कि विभाव आदि का जब अंत हो जाता है तो उसी समय रस का जो आनंद मिलता रहता है वो भी समाप्त हो जाता है। तो इनका मानना है कि जब आप उत्पाद्य और उत्पादक संबंध बता रहे हैं तो ये कैसे संभव है। इनका मानना यह है कि उत्पादक तो ठीक है, लेकिन जब उत्पादक का अंत होगा तो उत्पाद्य का भी अंत हो जाए, ये जरूरी नहीं है। इस प्रकार इन्होंने क्या किया, भट्टलोलट के मत का खंडन किया। आगे देखेंगे नंबर 2, शंकु का अगला क्या मत है हम ये देखेंगे। इनका जो अगला मत है वो ये है कि उपचित अस्थाई भाव रस नहीं हो सकता। नंबर 2, क्या कह रहे हैं, उपचित, उपचित मतलब परिपक्व, उपचित अस्थाई भाव रस नहीं हो सकता, रस नहीं हो सकता। उपचित अस्थाई भाव रस नहीं हो सकता क्योंकि परिपक्वता की हम कोई सीमा निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि परिपक्वता की हम कोई सीमा निर्धारित नहीं कर सकते, कोई सीमा निर्धारित नहीं कर सकते। आगे देखेंगे, हम यह नहीं कह सकते कि हम यह नहीं कह सकते कि
क्या नहीं कह सकते? हम यह नहीं कह सकते कि इस सीमा तक परिपक्वता का स्तर होने से, इस सीमा तक परिपक्वता का स्तर होने से अस्थाई भाव रस हो जाएंगे। अस्थाई भाव मतलब रति हो गया, शोक हो गया, हास हो गया, ये सारी चीजें जितने भी अस्थाई भाव हमने देखे थे। हम यह नहीं कह सकते इस सीमा तक परिपक्वता का स्तर होने से अस्थाई भाव रस हो जाएंगे। रस हो जाएंगे। यदि परिपक्वता की एक सीमा हो सकती थी, यदि परिपक्वता की एक सीमा हो सकती थी, यदि परिपक्वता की एक सीमा हो सकती थी तो भरत मुनि ने खंडन किस प्रकार से किया है, बाकी ये लास्ट लाइन में देखेंगे जो अभी हम नोट कर रहे हैं। तो भरत मुनि ने हास्य रस के 6 भेद क्यों किए? हास्य रस के 6 भेद क्यों किए? 6 भेद क्यों किए? 6 भेद कौन कौन से थे, याद है या भूल गए? हसित, अवहसित, अपहसित, अतिहसित, है ना। उत्तम, मध्यम और अधम करके हमने देखा था, प्रत्येक में दो दो। तो हास्य रस के 6 भेद क्यों किए? अब ये क्या कह रहे हैं कि उपचित अस्थाई भाव नहीं हो सकता। पहले तो ये आप याद रखें, किसने कहा? शंकुक ने कहा। ये इनकी मान्यता है। क्यों नहीं हो सकता, आगे हम देखेंगे। परिपक्वता की हम कोई सीमा निर्धारित नहीं कर सकते। हम ये नहीं बता सकते कि कोई भी भाव इस स्तर तक जाने के बाद परिपक्वता की सीमा को प्राप्त कर लेगा और उसके आगे जो है वो भाव बढ़ने के, उस भाव के वो आगे बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। तो इन्होंने क्या कहा कि अगर परिपक्वता की एक सीमा हो सकती, किसके आधार पर खंडन किया? अगर परिपक्वता की एक सीमा हो सकती तो भरत मुनि ने ये जो हम हास्य रस के बारे में देख रहे थे, इसके 6 भेद क्यों किए थे? इसको निर्धारित कर देते कि हास्य रस की सीमा यही है, इसके आगे कोई सीमा नहीं होती थी। ठीक। तो इसी आधार पर इनने माना कि उपचित अस्थाई भाव नहीं हो सकता। क्वेश्चन बन सकता है कि उपचित अस्थाई भाव रस नहीं हो सकता। उपचित जो है अस्थाई भाव रस नहीं हो सकता। अच्छा, एक चीज और आप ध्यान देंगे, उपचित स्थाई भाव रस नहीं हो सकता मतलब उपचित यानी परिपक्व अस्थाई भाव क्या नहीं हो सकता? रस नहीं हो सकता। जो परिपक्व हमारे अस्थाई भाव है वो रस नहीं हो सकते। पूछा जा सकता है ये मान्यता किसकी है? ये आचार्य शंकुक की है। एक लास्ट देखेंगे इनकी मान्यता और हम करेंगे समाप्त भट्टलोलट को। नंबर 3, अनुकर्ता। अनुकर्ता मतलब अब तो याद हो ही गया होगा, अभिनेता को जब स्वयं ही ज्ञात नहीं रहता, अनुकर्ता को जब स्वयं ही ज्ञात नहीं रहता, अनुकर्ता को जब स्वयं ही ज्ञात नहीं रहता कि अनुकार्य ने किस स्थिति में, कि अनुकार्य, अनुकार्य मतलब वास्तविक राम, अनुकार्य ने किस स्थिति में किस तरह के रस का, किस स्थिति में किस तरह के रस का आस्वादन किया था।
आस्वादन किया था। तो सहृदय अभिनेता के माध्यम से तो सहृदय अभिनेता के माध्यम से सहृदय अभिनेता के सहृदय मतलब दर्शक अभिनेता के माध्यम से या अनुकर्ता के माध्यम से अभिनेता के माध्यम से वास्तविक रसानुभूति कैसे कर सकता है। वास्तविक रसानुभूति कैसे कर सकता है। कैसे कर सकता है अर्थात नहीं कर सकता। इन्होंने क्या कहा शंकुक ने कि जब अनुकर्ता अनुकर्ता मतलब अभिनेता जब अभिनेता को खुद ही ज्ञात नहीं है कि जो हमारे वास्तविक राम थे उन्होंने किस स्थिति में किस प्रकार से किस रस का आस्वादन किया था, तो दर्शक जो हमारे हैं वो जो है जो ये अभिनेता के माध्यम से वास्तविक रसानुभूति कर रहे हैं ये संभव ही नहीं। क्या कह रहे हैं कि जब हमारे जो अभिनेता हैं उनको खुद ही नहीं पता है कि हमारे वास्तविक जो राम थे उन्होंने किस प्रकार की स्थिति में कौन से रस का आस्वादन किया था, तो ये जो हमारे सहृदय हैं जो हमारे दर्शक हैं वो वास्तविक रस की अनुभूति कैसे कर सकते हैं। अगर एक कहावत आपको याद हो कि जाके पैर न फटी बिवाई सो क्या जाने पीर पर आई, याद है या नहीं। मतलब ये है कि जब इनको खुद ही नहीं ज्ञात है तो ये किसी और को उस रस की अनुभूति में नहीं ढाल सकते हैं। तो सहृदय जो रस की अनुभूति ले रहा है अभिनेता के माध्यम से वो गलत है, वो वास्तविक रस की अनुभूति नहीं हो सकती। कुल मिला के आप लास्ट निष्कर्ष यही देखेंगे कि भट्ट लोल्लट का एक ही मानना था कि हमारे जो वास्तविक राम थे उन्हीं को टारगेट करके चले थे। इनका मानना था कि जो हमारे वास्तविक राम है वास्तविक रसानुभूति उन्हीं में होती है। और इन्होंने जो बाकी 3 संबंध बताए उन संबंध का जो है खंडन करते हैं हमारे आचार्य शंकुक, है ना। जो इन्होंने बताया उत्पाद्य उत्पादक गम्य गमक और लास्ट हमारा क्या था एक पोष्य पोषक संबंध, तो इन संबंधों का खंडन कौन कर रहा है आचार्य शंकुक कर रहे हैं। तो इसी के साथ भट्ट लोल्लट आपके होते हैं समाप्त और हम देखेंगे अब अगली क्लास में आचार्य शंकुक के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल आचार्य शंकुक के साथ, तब तक के लिए देंगे आपसे विदा। धन्यवाद।